हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम से संबंधित 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन है, 10 नहीं 15 क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन जो है प्रीवियस है और प्रीवियस से रिपीट होता है, चाहे स्टेटमेंट जो भी हो। और उसके साथ ही क्या 5 क्वेश्चन क्या है, हमने जो आर्टिकल लाया था उससे है और उसका हमने डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़े तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का 10 क्वेश्चन क्या है। आइए सेट 11 आज देखेंगे हम साइंस से। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेगा, पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन या पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अगर इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है तो ये कथन सही है। अगर जीवाणु और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक के रूप में किया जाता है तो जीवाणु और विषाणुओं का प्रयोग क्या है, यहाँ पे रोगवाहक यानी बैक्टर के रूप में यहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे होता है कि जीवाणु हो या विषाणु हो, इसी में जो बेहतर है यानी जो नुकसान पहुंचाने वाला है उसी में कुछ मॉडिफाई, कुछ संशोधन किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका और भी डिस्क्रिप्शन। पुनः संयोजित या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके विकसित की जाती है। इस प्रक्रिया में एक हानि रहित वायरस या बैक्टीरिया के जीनोम में रोगजनक के एक हिस्से का जीन डाला जाता है जिसके खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी होती है। ठीक है, वैसा रोगजनक उसमें डाला जाता है। जीवाणु और विषाणु दोनों का उपयोग रोगवाहक बैक्टीरिया के रूप में किया जाता है। एडेनो वायरस, खसरा वायरस और अन्य वायरस का उपयोग वायरल वेक्टर के रूप में किया जाता है, जबकि कुछ जीवाणुओं का उपयोग बैक्टीरियल वेक्टर के रूप में भी किया जाता है। आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, करें अंडों के अंतः पात्र इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन इन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट ये एक उपचार का तरीका है। ठीक है, यानी हाँ ठीक है, चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोग यानी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। ये कथन सही है। करें किसी भी संतान में सूत्रकणिका रोग मतलब कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो होता है रोग आनुवांशिक रूप से आता है, पूर्णतः माता से पिता से नहीं। तो ये कथन भी सही है। ठीक है, यहाँ पे वाहक का काम माता करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों कथन यहाँ पे सही होना चाहिए, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल रोगों को माता पिता से बच्चों में जाने से रोकने के लिए किया जाता है। इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से बनाए गए भ्रूण में माता के खराब माइटोकॉन्ड्रिया को स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से बदलना शामिल है। यह प्रक्रिया IVF से पहले या बाद में की जा सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की ऊर्जा उत्पादक अंग है और डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल माता से विरासत में मिलते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से संतान में जाते हैं, पिता से नहीं। वॉलगार्ड 1 और वॉलगार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। तो ये वॉलगार्ड एक प्रकार का जीवाणु है, विषाणु या जीवाणु जो भी हो ये है। ठीक है, विषाणु ही होना चाहिए। कपास के पौधे में रोग फैलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे वॉलगार्ड 1 और वॉलगार्ड 2 का निर्माण जो किया गया है उससे बचाने के लिए किया गया। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास में ये होता है और ये
कपास में मिल किया गया है। करवॉलगढ़ 1 और 2 दोनों ही आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास की किस्में हैं। इन्हें मोनोसेंटो नामक कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। इन तकनीकों का उपयोग कपास के पौधे को कपास के बॉल बाम, अच्छा ठीक है, उसी से नाम लिखा है बॉल गार्ड, अच्छा बॉल से गार्ड करने के लिए बनाया गया बॉल गार्ड और बॉल गार्ड द्वितीय, तो बॉल वर्म यहाँ पे हो गया, नामक कीट से बचाने के लिए किया जाता है। वॉलगार्ड 1 में एक जीन होता है जो एक कीटनाशक प्रोटीन का उत्पादन करता है, जबकि वॉलगार्ड 2 में 2 जीन होते हैं जो विभिन्न प्रकार के बॉलवर्म के खिलाफ। अतः वॉलगार्ड 1 और वॉलगार्ड 2 पौधे के उत्पादन आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों के विकास के संदर्भ में किया जाता है। आगे देखते हैं। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पे निर्भर करता है। तो प्रेशर कुकर में जो खाना बनाया जाता है उसमें जो तापमान है, जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वो मुख्यतः तापमान किस पे निर्भर करता है ये बताना है। ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पे, तो ये कथन भी सही है। ज्वाला के तापमान पे, ज्वाला का तापमान कितना है ये सीधे तौर पे क्या है, तापमान प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कुकर प्रेशर यानी दाब पे निर्भर करता है, ठीक है, टेम्परेचर को वही होल्ड करता है। इस कारण से बोल रहा है कि इसको नहीं रखा इसमें। ढक्कन का भार, जहां तक लगता है ढक्कन के भार को रखा है, तो इसका कारण देखते हैं आखिर क्यों रखा है। ठीक है, 1 और 3 को रखा है। छिद्र का आकार कुकर के अंदर दबाव को नियंत्रित करता है। छोटा छिद्र उच्च दबाव बनाए रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च तापमान पर खाना पकाया जाता है। बड़ा छिद्र कम दबाव वाले बनाए रखता है, जिससे खाना कम तापमान पर पकेगा। ज्वाला का तापमान, ज्वाला का तापमान खाना पकाने की गति को प्रभावित करता है, लेकिन यह सीधे तौर पर उस तापमान को निर्धारित नहीं करता है जिस पर खाना पकाया जाता है। कुकर के अंदर का दबाव और तापमान दास द्वारा नियंत्रित होता है, न कि सीधे ज्वाला से। ढक्कन का भार, ढक्कन का भार कुकर के अंदर के दबाव को प्रभावित करता है। भारी ढक्कन उच्च दबाव बनाए रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च तापमान पर खाना पकाया जाता है। हल्का ढक्कन कम दबाव बनाए रखता है, जिससे खाना कम तापमान पर पकेगा, ऐसा कारण है। इसलिए प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वो मुख्यतः ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल और ढक्कन के भार पर निर्भर करता है, सीधे ज्वाला पे नहीं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक और विषाणु। उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, उसका पैदा किया जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है। यहाँ माध्यम कृत्रिम है, ठीक है। तो जीवाणु का कृत्रिम माध्यम विकास हो सकता है, कवक का हो सकता है, बट विषाणु का नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, जैव शरीर चाहिए, ठीक है, तभी जाकर ये वृद्धि करता है। कोई भी जीव जंतु में ये प्रवेश करेगा तभी एक्टिव होता है, ऐसे ये एक्टिव नहीं होता है। ये अंडे सब है उसमें भी जल्दी चला जाएगा तो वह क्या है, उसमें वृद्धि करता है। तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही होगा, ठीक है। अगर जीवाणुओं को पोषक तत्व से भरपूर कृत्रिम माध्यम, जैसे अगर प्लेट या तरल माध्यम में सफलतापूर्वक संवर्धित किया जा सकता है। विभिन्न जीवाणुओं के लिए अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता होती है, लेकिन सामान्य तौर पर उन्हें प्रयोगशाला में उगाया जा सकता है। कवक की बात किया जाए तो कवक को भी कृत्रिम माध्यमों में उगाया जा सकता है। जीवाणुओं की तरह कवक के लिए भी अलग अलग प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है, लेकिन कई प्रकार के कवक को आसानी से प्रयोगशाला में संवर्धित किया जा सकता है। फिर विषाणु जीवित कोशिकाएं नहीं है और उन्हें स्वयं से पुनरुत्पादन के लिए एक जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। इसलिए विषाणुओं को कृत्रिम माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता है। उन्हें संवर्धित करने के लिए उन्हें जीवित कोशिकाओं, जैसे कि कोशिका संवर्धन या भ्रूण वाले अंडे में प्रवेश कराना होता है। अतः जीवाणुओं और कवक को कृत्रिम माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, जबकि विषाणुओं को नहीं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनोवायरसों में एकल तंतु डीएनए सजीन यानी जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु डीएनए या संजीन या जीनोम होते हैं। तो यहाँ पे वाइस वर्सा कर देना है कि एडिनोवायरस में द्वितंतु डीएनए जीनोम होते हैं, ठीक है,
लेकिन रेट्रोवायरस में एकल तंतु शायद आरएनए होना चाहिए, वहाँ डीएनए नहीं होता है। ठीक है, इस कारण से ये गलत है। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है, और इसके बारे में हमने पहले कभी आर्टिकल में पढ़ा था। ठीक है, बट ये क्वेश्चन प्रीवियस है, आर्टिकल में हम तो उसको करंट के लेकर पढ़े थे, तो क्वेश्चन जो है आगे पीछे होते रहता है। तो कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स जो है AIDS रेट्रोवायरस के कारण होता है। यहाँ पे दूसरा कथन क्या है, सही है। ठीक है, ये आगे देखते हैं। करा एडिनोवायरस में द्वितंतु डीएनए जीनोम होता है, जबकि रेट्रोवायरस में एकल तंतु आरएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसके बारे में हमने भी देखा था। जीनोम होता है, और इसके बारे में ये पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्टेस के बारे में पढ़ा था कि जनरली जो है रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टस नामक एक एंजाइम होता है जो आरएनए से डीएनए बनाता है। जनरली डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, बट यहाँ क्या हो जाता है, आरएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नाम रखा गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम रेट्रोवायरस में पाया जाता है, जो यहाँ पे प्रक्रिया को उलट देता है। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, और एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, जो एक रेट्रो वायरस है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है। क्यों ऐसा करता है, तो इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है, यह ऊष्मा का सुचालक है, इसके विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, बट यहाँ पे अधिक घोलने के कारण नहीं होता है ये। फिर ऊष्मा का यह सुचालक है, तो ऊष्मा का सुचालक तो है, बट इसका कारण नहीं है। इसके विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, ये तो फिलहाल ध्यान नहीं है, बट इसका आंसर क्या होगा, इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय होता है। ठीक है, तो जल एक ध्रुवीय अणु है, जिसका अर्थ है कि इसके अणु में आवेश का असमान वितरण होता है। ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनात्मक आवेश होता है। यह ध्रुवीय प्रकृति जल के आयनिक और ध्रुवीय पदार्थों को घुलने की अनुमति देती है। ध्रुवीय जल अणु इन पदार्थों को आयनों या ध्रुवीय अणुओं को चारों ओर एकत्रित होते हैं, जिससे वे जल में घुल जाते हैं। ठीक है, यही कारण है आगे कि ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का चालकता घुलनशीलता से संबंधित नहीं होता है। फिर है उच्च विशिष्ट ऊष्मा का अर्थ है कि जल को गर्म करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन यह घुलनशीलता को सीधे प्रभावित नहीं करता है। यह कथन सही है, लेकिन यह जल की असाधारण घुलनशीलता की व्याख्या नहीं करता। मतलब बाकी कथन भी जल से रिलेटेड गुण तो है, बट घुलनशीलता को इफेक्टेड नहीं करता है। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां, इसको बोलते हैं सोडियम लैम्प, LED बत्तियों से किस तरह भिन्न है। दोनों में तुलनात्मक यहाँ अंतर देखना है। सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, मतलब कि चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ तक तो ठीक है, आगे है, किंतु LED बत्तियों में ऐसा नहीं होता है, ये एक दिशीय होता है। ठीक है, ये बात भी सही है, चारों तरफ फैलता नहीं है। सड़क की बत्तियों के रूप में LED की बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की अवधि अधिक होती है। तो इफिशियंसी के मामले में यदि कहा जाए तो LED है। ठीक है, LED बल्ब बेहतर है, लेकिन यहाँ पे सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक बता रहा है, जिस कारण से गलत हो जाएगा और पहला तो सही हो जाएगा। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है, जबकि LED बत्तियां में सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं यानी कि कलर एडवांटेज प्रदान करता है। तो LED तो कलर एडवांटेज प्रदान करता ही है। सोडियम बत्तियां जो है एक वर्णीय जनरली होता है, इस कारण से ये भी सही है। तो यहाँ 1 और 3 सही है, दूसरा गलती क्यों था, दोनों की इफिशियंसी की बात कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोडियम बत्तियां सभी दिशाओं में प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, लेकिन LED बत्तियां दिशात्मक होती हैं, यानी वे एक विशिष्ट दिशा में प्रकाश उत्सर्जन करती हैं। LED को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि वे 360 डिग्री प्रकाश उत्सर्जित करें, लेकिन आमतौर पर सड़क पर प्रकाश व्यवस्था के लिए ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, यह कथन गलत है।
कह रहा एलईडी बत्तियों की उपयुक्तता अवधि सोडियम बत्तियों की तुलना में काफी अधिक होती है। एलईडी बत्तियों की उपयोगिता अवधि सोडियम बत्तियों की तुलना में काफी अधिक होती है। तो ये बात सही होगा, ये तो गलत था। फिर है, ये तो सही ही था। आगे चलते हैं। ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? वो है जो विषाणु जनित रोगों के प्रसार। क्या है इसका फुल फॉर्म देखते हैं फिलहाल, ठीक है। तो इसका मतलब बोल रहा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम AC2। तो ये क्वेश्चन जो है जब कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव था 2021 के आसपास तब आया था, ठीक है। फिर भी इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एक बार कोरोना आ गया है तो वो तो गया नहीं है, जरा मना बचा हुआ है, तो जानना जरूरी है। करे कि एंजाइम है जो मानव कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है, और ये करता क्या है, यह एंजाइम कई शारीरिक कार्यों में शामिल होता है, लेकिन ये विषाणु विशेष रूप से कोरोना वायरस के लिए एक प्रवेश बिंदु के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। ये जो एंजाइम है, और ये क्या है, मानव कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है, और इसके माध्यम से कोरोना वायरस जो है मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा कह रहा है। और कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस सार्स कोविड-2 कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए AC2 रिसेप्टर का उपयोग करता है। वायरस AC2 से बंधता है, जिससे वायरस कोशिका में प्रवेश कर पाता है और संक्रमण फैला सकता है। इसलिए AC2 पद का विषाणु जनित रोगों के प्रसार के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोरोना वायरस एक विषाणु है और दूसरे विषाणु के लिए भी प्रवेश द्वार का काम कर सकता है, क्योंकि यह वायरस के लिए कोशिकाओं में प्रवेश करने का क्या है, एक महत्वपूर्ण मार्ग है। आगे है कि बिसिथनॉल ABPA जो चिंता का कारण है, क्यों है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक ये मुख्य घटक है? तो यहाँ पे कुछ है, निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीथिलीन टेरापेथलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जहां तक लगता है इसका आंसर भी दिया होगा, पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में देखते हैं। बिस्फेनॉल एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन के उत्पादन में किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मजबूत और पारदर्शी होते हैं और इनका उपयोग पानी के बोतलों, खाद्य कंटेनरों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं में किया जाता है। इसीलिए BPA पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक घटक है, जिसके कारण यह चिंता का विषय है, क्योंकि यह खाद्य और पेय पदार्थों में मिल सकता है और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, अच्छा ये तो यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक है। N2O इस रूप में है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 11 से लेकर 15 तक हमारा जो आर्टिकल शनिवार को रहता है ना, साइंस से रिलेटेड, उससे है। तो यहाँ पे हम सिर्फ आंसर देखेंगे, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, डिटेल से वहां पे बताएगा। यहाँ पे हम बताएंगे थोड़ा। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। तो मात्रा में तो ये कम है, ठीक है, इसलिए तीसरी है। कथन ये सही है। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, तब नाइट्रस ऑक्साइड है। लेकिन क्षमता की बात किया जाए ग्रीन हाउस गैस को होल्ड करने का या टेम्परेचर बढ़ाने का, तो नाइट्रस ऑक्साइड तीनों में सबसे अधिक करता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम, उससे अधिक मीथेन से भी ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और अन्य एग्जामों में इसको क्या है, स्टेटमेंट बदल बदल के पूछा जाता रहता है। नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का प्राथमिक स्रोत जीवाश्म ईंधन का दहन है। तो ध्यान देना है, जहां तक ये हाल फिलहाल के अध्ययन में बताया गया है, ठीक है, कि ये कृषि क्षेत्रों से उत्पादन इसका सबसे ज्यादा होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। यहाँ जीवाश्म ईंधन के दहन से नहीं होता है, इस कारण से ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड की वैश्विक तापन क्षमता 100 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 273 गुना अधिक है। ये कथन भी क्या है, सही है। यहाँ पे केवल 2 सही होना चाहिए, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका आंसर नहीं है, लेकिन आंसर वही है।
जो हमने बताया। गांधी सागर वन्य अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करैया अभयारण्य चंबल नदी पर गांधी सागर के पास स्थित है, ये सही है। करैया भारत के मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, तो ये भी सही है। इस कारण से ये सही होगा। हाल ही में इसरो ने पुष्पक आरएलवी का परीक्षण किया था। पुष्पक आरएलवी का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चंद्र मिशन के लिए मानवयुक्त अंतरिक्ष यान बनाना, बी है उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की लागत को कम करना, सी है अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना, और डी है मंगल रोवर विकसित करना। तो इसका सबसे बेहतर क्या है, ये याद रखना है, इसरो ने इसको बनाया है, क्योंकि इसरो और डीआरडीओ में क्या होता है, गलती होने का आसार रहता है। तो उपग्रहों के कक्षा में जो प्रक्षेपित करना, उसके लागत को कम करने में मदद करता है। तो एक तरह से ये प्रक्षेपण यान ही है, ठीक है, इसको बार बार यूज किया जा सकता है प्रक्षेपित करने के लिए। शॉर्टकट में ही जानते हैं। अगला है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से कौन से आपदाएं अधिसूचित है? ठीक है, यानी कि ये मुख्य रूप से सरकार के लिस्ट में अधिसूचित किया गया है। तो कौन है इसमें जिसके लिए सरकार क्या तत्परता से इसमें मदद ये सब पहुंचाता? और भी जो नहीं है अधिसूचित है उसमें भी सरकार अपना एक्शन लेता ही है, बट जो अधिसूचित है उसको ज्यादा ध्यान देता है। तो भूकंप अधिसूचित है, बाढ़ अधिसूचित है, सुनामी भी अधिसूचित है, भूस्खलन भी अधिसूचित है, हीट वेव जो है ये अधिसूचित नहीं है फिलहाल अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको आप अपने ये अपडेट रखने वाला चीज है कि आप इसको देखते रहें कि हो सकता है हीट वेव को भी शामिल कर दिया गया हो, बट अभी तक जहां तक है शामिल नहीं किया गया है। हाल ही में बृहत निकोबार द्वीप केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 72,000 करोड़ रुपए की बृहत निकोबार परियोजना पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण चर्चा में था। तो ये लगभग 7-8-9 महीना पहले का क्वेश्चन होगा, ठीक है, मतलब खबरों में रहा था। और इस संबंध में बृहत निकोबार द्वीप की निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार कीजिए। तो प्रजाति पर विचार करने से पहले और नीचे पढ़ते हैं कि उपरोक्त प्रजातियों में से कितने पक्षी हैं, ये बताना है। क्वेश्चन यहीं पे है, ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन था ही नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन। तो निकोबार श्रेव जिसको छछूंदर बोल रहा है, तो ये पक्षी हो सकता है? नहीं है, ठीक है ना। बृहत निकोबार सिखी सर्पचिल ये है पक्षी, बुलबुल तो ऐसे भी पक्षी है। अब निकोबार मेगापोड ये तो आप हटा सकते हैं, पता लग रहा है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा कर सकता है यदि नहीं पता हो, ठीक है। तो निकोबार मेगापोड भी क्या एक पक्षी ही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप डिटेल से जान सकते हैं आर्टिकल को देखकर, ठीक है। तो ये यहाँ पे केवल 3 सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं इसी प्रकार के साइंस के आर्टिकल के साथ, जिसपे 5-6 क्वेश्चन जो क्या है बेस्ड रहेगा आगे की क्यूजों में, ठीक है।